है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरी यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 46। आज पहली बार मानो के मुंह से काव्या के लिए बेबी गर्ल नहीं, बल्कि काव्या के लिए काव्या सेठी सुनकर काव्या चौंक सी गई थी। तो ही अगस्त्या ने भी अपने सिर को झटकते हुए कहा, आह, ऐसा लगता है जैसे आज तक मैं सेकंड ब्रदर को समझ ही नहीं पाया हूँ। जिसकी बातों पर अपनी सहमति जताते हुए स्टीव ने भी अपनी गर्दन बस हाँ में हिला दिया था। लेकिन सामने खड़ा समीर, जिसके चेहरे पर एक तिरछी हंसी फैल चुकी थी। हाँ, बीवी काव्या सेठी, मानो सेठी, तुम लोगों को सिर्फ लोगों का खून बहाना आता है। और तुम लोग क्या जानो कि ये रिश्ता, ये वीवी शब्द का मतलब। और तुम भी अपनी औकात में रहकर बात करो समीर अग्निहोत्री। और ये मत भूलो कि इस वक्त तुम कहाँ खड़े हो। कहीं ऐसा न हो कि अभी अभी तुमने जो कहा वो सच हो जाए। अचानक से समीर की बातों को काटते हुए अगस्त्या ठीक उसके सामने ही आकर खड़ा हो चुका था। वही इस वक्त अगस्त्या के चेहरे पर एक सख्ती भी साफ झलक रही थी। चलो माना कि हम लोग सिर्फ लोगों का खून बहाते हैं, इसलिए हम लोग एक दरिंदा हैं और तुम लोग देश के रक्षक। लेकिन फिर भी अच्छाई करने वालों की पीठ पर ही छुरा घोंप देते हो। अपने फायदे के लिए एक का हाथ छोड़कर बड़ी आसानी से दूसरे का हाथ पकड़ लेते हो और इसके लिए अफसोस भी नहीं जताते। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों के लिए भी तुम लोगों की डिक्शनरी में कोई शब्द होगा ना। जहाँ इस बार अगस्त्या की बातों को सुन समीर थोड़ा सकपका सा गया था। तो वही शिवानी की नज़रें भी हल्की झुक सी गई थी। शायद बिना सच्चाई जाने रणविजय के साथ उसने जो किया था, अगस्त्या की बातों में खुद के लिए वो साफ महसूस कर पा रही थी। तभी अगस्त्या भी अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, चलो माना कि हम लोग दरिंदे हैं, कम से कम तुम्हारी तरह जोरू का गुलाम तो नहीं, जो आज दूसरों के सामने इतना चीख रहा है। और जब बात मंगेतर के सामने आती है तो इसी दोस्त को बस जलील होता देखते हो। हे, अपनी औकात में रह, नहीं तो आज। इस बार अगस्त्या की बातों को सुन समीर गुस्से में काव्या की कलाई को छोड़ अगस्त्या की कॉलर को पकड़ लिया था। तो ये अगस्त्या भी अब तक काफ़ी गुस्से में ही समीर की कॉलर को भी पकड़ लिया था, जिसे देख पीछे खड़े स्टीव और शिवानी चौंक से गए थे। यहाँ तक कि स्टीव ने तुरंत अपनी गन भी निकाल ली थी, लेकिन उसकी आगे खड़े मानव ने उसे अपने हाथों के इशारों से रोक दिया था, जिसे देख स्टीव की गन नीचे हो गई थी। तभी काफ़ी घबराहट में इस बार काव्या उनके बीच में आते हुए बोली, गाइस जस्ट स्टॉप, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। अगस्त्या जस्ट लिसन, अगस्त्या छोड़ो इसे, समीर समीर छोड़ो इसे, और मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना है। आई बात समझ में। जहाँ अभी काव्या का इतना कहना था कि अगस्त्या ने समीर के कॉलर को छोड़ दिया था, लेकिन वही समीर अगस्त्या की कॉलर को छोड़ते हुए काव्या की तरफ चीख उठा था, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या इन दरिंदों के बीच रहते हुए। जस्ट शट अप समीर, अब इसके आगे एक शब्द नहीं। खासकर जो तुम बार बार इन्हें दरिंदा कह रहे हो, अगर दोबारा से फिर से ऐसा कुछ कहा तो इस बार खुद मैं इन्हें अपनी दरिंदगी दिखाने के लिए रिक्वेस्ट करूँगी। एंड आई एम डैम श्योर कि उसे तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे। इस बार काव्या का गुस्सा अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुका था। तो वही समीर के साथ साथ बाकी माहौल में भी एक चुप्पी सी फैल गई थी। शायद आज पहली बार काव्या को इस कदर गुस्से में देख सब थोड़े चौंक से गए थे। तभी अपनी बातों को जारी रखते हुए उसने आगे कहा, और सबसे बड़ी बात समीर, किस हक से तुम मेरे ऊपर अपनी मर्जी थोप रहे हो। हाँ, आखिर तुम मेरे लगते क्या हो। उस बात को इतनी आसानी से भूल गए। इतने सालों से हम साथ थे, भले ही उस साथ को हमने दोस्ती का नाम दिया था, लेकिन हमारा रिश्ता कितना पुराना था तुम्हें याद भी है। और अचानक से एक दिन समीरा के ऊपर तुम्हारी नज़र पड़ते ही तुम्हें उससे प्यार हो गया और अगले दिन ही उसके घर रिश्ता लेकर भी पहुंच गए, जबकि मेरे बारे में एक बार भी तुमने सोचा तक नहीं। तुम्हारे सामने रोती रही, गिड़गिड़ाती रही,
तुम्हारे पैरों में गिरकर उन्हें पकड़कर अपने प्यार की दुहाई तक देती रही, लेकिन उस वक्त तुम्हें मेरे ऊपर तरस तक नहीं आया था। और और अभी किस घर में ले जाने की बात कर रहे थे तुम? उस घर में जिस घर के बारे में तुम भी काफ़ी अच्छी तरह से जानते हो कि वहाँ मेरे साथ कैसा सुलूक होता है, लेकिन उनके लिए आज तक कभी तुम्हारे मुंह से ये दरिंदा जैसा शब्द तो नहीं निकला था। आखिर क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे ससुराल वाले हैं, वहाँ तुम्हारी मोहब्बत रहती है, या फिर यह कह ले कि मेरे साथ बदसलूकी करने वाले खुद तुम्हारी मोहब्बत ही थी? फिर उसके लिए तुम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो? और उस वक्त तुम कहाँ थे समीर? या फिर उस वक्त तुम्हारी दोस्ती कहाँ चली गई थी, जब मेरा वो भाई नमन पुरोहित मेरी इज्जत को भरे बाजार में बेचने वाला था, मेरी इज्जत का तमाशा खुद अपनी आंखों के सामने ही बनवा रहा था? उस वक्त तुम्हें इस दोस्त की याद क्यों नहीं आई थी? जवाब दो, अब ऐसे चुप क्यों हो? जहाँ इस वक्त समीर की नज़रें नीचे झुक चुकी थी, तो वही काव्या की आंखों में एक गुस्सा और आंसू साफ झलक रहे थे। समीर, यू नो व्हाट, जिस रिश्ते के लिए, अपनों के प्यार के लिए मैं बचपन से तरसती आई हूँ, वो मुझे यहाँ आकर मिला है। मैं मानती हूँ कि मुझे यहाँ लाने का मानव का तरीका गलत था, उस वक्त मानव गलत था, लेकिन यहाँ आने के बाद रणविजय भाई से मुझे जो प्यार, जो सपोर्ट, मान सम्मान मिला है, ऐसा लगता है उन्होंने एक झटके में ही मेरे माँ बाप, एक बड़े भाई होने का फ़र्ज़ निभा दिया है। और मेरा ये किड्डो। अपनी बातों को कहते हुए काव्या के चेहरे पर अचानक से हल्की सी हंसी फैल गई थी। आई मीन अगस्त्या, भले ही हमारे बीच थोड़ी झड़प हो जाती है, लेकिन इसके साथ बिताया हुआ हर लम्हा मुझे ऐसा लगता है जैसे ही मेरा कोई छोटा भाई हो। और कभी कभी मेरे प्रति इसका फिक्र देखकर मुझे इस बात पर यकीन हो जाता है कि ये मेरा छोटा भाई ही है, जो वक्त पर मुझसे लड़ता झगड़ता भी है, तो वक्त आने पर मेरा सहारा भी बनता है। अब तुम ही बताओ, समीर के ये दरिंदे कैसे हुए? जिस लड़की के साथ उसके अपनों ने ही धोखेबाजी की हो, उसकी अपनी सगी माँ उसे इतने षड्यंत्रों के बीच छोड़कर चली गई थी। खुद के लिए उसने एक बार भी अपनी बेटी तक की परवाह नहीं की, और मेरे बाप ने अपने शौक पूरा करने के लिए दूसरी शादी कर ली। ऐसे में उन सौतेलों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है? और जब अपनों से ही उम्मीद ना बची हो, और अब बचा एक दोस्त जिसने भी वक्त आने पर अपने हाथ झटक दिए, फिर ये लोग दरिंदे कैसे हो सकते हैं, जिन्होंने इस बेसहारा लड़की को सिर्फ एक छत ही नहीं बल्कि उसकी इज्जत तक को बचाया है? और अब तुम कहते हो कि इन्हें छोड़कर फिर से उसी नर्क में चली जाऊं? समीर, अब जब सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ चुकी है, तो अब मेरी भी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं मानव से प्यार करती हूँ, और इस प्यार के खातिर ही सही, लेकिन मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इतना कहते हुए काव्या ने अब तक अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे, जिसे देखकर समीर और शिवानी बिना कुछ कहे वहाँ से बाहर निकल गए थे। यहाँ तक कि स्टीव भी उनके पीछे ही चल दिया था। तभी अगस्त्या भी एक नज़र मानो और काव्या को देख वहाँ से बाहर चला गया था। इस वक्त अगस्त्या के चेहरे पर भी एक खामोशी थी, तो ये आंखों में हल्की नमी सी थी, जिसके जाते ही माहौल में एक बार फिर से खूब सन्नाटा पसर चुका था, जबकि कमरे में दो लोग की मौजूदगी भी उस चुप्पी को तोड़ नहीं पा रहा था। वही ऐसे ही कुछ देर तक शांत रहने के बाद मानो भी वहाँ से पीछे मुड़ते हुए बाहर की तरफ निकलना चाहा था, कि तभी पीछे से आते काव्या ने काफ़ी मजबूती से उसे पकड़ लिया था, जिसकी आंखें छलक आई थीं। शायद आज एक बार फिर से अतीत के उन पन्नों को खुलने की वजह से उसके जख्म ताज़ा हो गए थे, जिसे समझते हुए मानो अपनी जगह पर ही बस चुपचाप शांत खड़ा था। शायद वो ऐसे ही रहकर काव्या को संभलने देना चाह रहा था, तो वही काव्या भी अपनी बाजुओं को उसकी कमर में फंसाए और अपने सिर को उसके पीठ पर टिकाए हल्की सिसकियां ले रही थी। तो उधर सेठी विला से बाहर जाते वक्त समीर के चेहरे पर गुस्से व झुंझलाहट के भाव साफ नजर आ रहे थे, जिस वजह से सेठी विला के मेन गेट तक पहुंचते ही वह उस गेट पर एक जोरदार मुक्का जड़ते हुए हल्का चीख भी उठा था। आंखों में एक पछतावा साफ झलक रहा था,
शायद आज काव्या की बातों ने उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया था। आज उसकी बातों से उसे एहसास हुआ था कि समीरा के प्यार में वह इस कदर अंधा हो गया था कि उसे काव्या की तकलीफ, उसके आंसू और उनमें छिपे एहसास तक को उसने अनदेखा कर दिया था। यहाँ तक कि अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसने अपनी दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते तक को भी शर्मिंदा कर दिया है। तो वही मानो शुरुआती वक्त में काव्या के साथ काफ़ी निर्दयता के साथ पेश आया था। एक औरत की इज्जत, उसके आबरू, उसके लिए कितने महत्व रखते हैं, शायद उस वक्त मानो को इन बातों का एहसास नहीं था। लेकिन आज काव्या की बातों को सुनने के बाद वह भी अपने कमरे के भीतर काफ़ी गुस्से में चहलकदमी करते हुए नजर आ रहा था, जिसे देख सामने खड़े अगस्त्या और स्टीव भी इस वक्त खामोश थे, जैसे वह समझ न पा रहे हो कि इस वक्त मानो के सामने उन्हें क्या कहना चाहिए। तभी कुछ सोचते हुए स्टीव ने हल्की हकलाती आवाज़ में कहा, ग्रेट मास्टर, मुझे लगता है कि मेरा मतलब कि इस मामले में एक बार आपको मैडम से खुलकर बात करना चाहिए। जिसे सुन अगस्त्या थोड़ा हैरान नजर आ रहा था, जैसे कि उसे स्टीव की बातें समझ में ना आई हों। तो वही मानो को भी खुद की तरफ नासमझी में ही घूरते देख स्टीव ने आगे कहा, मेरा मतलब कि इस वक्त खुद पर इस तरह से नाराज़गी जताने से बेहतर है कि उन बातों को सुधारा जाए, और इसके लिए मुझे लगता है कि इस मामले में एक बार आपको मैडम से बात कर लेनी चाहिए। क्योंकि किसी रिश्ते को, जहाँ भी स्टीव ने इतना ही कहा था कि उससे पहले ही मानो अपने कमरे से बाहर निकल गया था, जिससे तक स्टीव भी अपनी बातों को छोड़ उसके पीछे ही बढ़ा था कि इस बार आगे बढ़कर अगस्त्या ने उसके कंधे को पकड़ लिया था। अब तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर स्टीव कुछ कहता उससे पहले ही अगस्त्या ने आगे कहा, ये आइडिया भी तुमने ही दिया है ना, फिर उनके बीच कबाब में हड्डी बनने क्यों जा रहे हैं? अगस्त्या की इन बातों को सुन स्टीव अपनी जगह पर ही शांत खड़ा रह गया था, लेकिन अगस्त्या अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, तुम्हें मैं यूं ही फिसड्डी नहीं कहता, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। एक तरफ अपने ग्रेट मास्टर के घर को बसाने में उनकी मदद भी कर रहे हो, लेकिन दूसरी तरफ, खैर छोड़ो, तुम बुजुर्गों को सलाह देने का भी कोई मतलब नहीं है। इतना कहते हुए अगस्त्या अपने सिर को झटकने के साथ साथ उस कमरे से बाहर निकल गया था। तो वही पास खड़ा स्टीव भी कुछ देर तक हैरानी में उसे ही देखते रहने के बाद खुद भी उस कमरे से बाहर निकल गया था। तो उधर कमरे के बाहर मानो स्टीव की बातों पर अमल करते हुए काव्या के कमरे की तरफ बढ़ा ही था कि सामने से एक बार फिर से आ रहे समीर और शिवानी को देख उसकी भौं ऊपर तन चुकी थी। तो वही समीर, जो इस बार काफ़ी नॉर्मल नजर आ रहा था, सीधा मानो के सामने ही खड़े होते हुए कहा, मानो सेठी, अब तक हमें इतना तो आइडिया लग चुका है कि तुम्हारे भाई रणविजय को उस सामंत गोयल के पास पहुंचाने का काम हमने नहीं, बल्कि हम दोनों खुद उस किसी कठपुतली की तरह तुम भाइयों के इशारे पर नाच रहे थे, और रणविजय सेठी का वहां जाना किसी एक बड़े प्लान का हिस्सा है। इसलिए अब हमारे अंदर भी इस बात का कोई मलाल नहीं है, लेकिन मैं अपने दोस्त के मकसद को पूरा करने के लिए पहले भी उसका साथ दे रहा था और आगे भी देना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद मानो अभी अपनी जगह पर ही शांत था, लेकिन एकटक समीर और शिवानी को भी घूरते हुए नजर आ रहा था। शाम का वक्त, मुंबई के एक 7 स्टार और काफ़ी लग्जरियस होटल के सामने ऑडी की एक टॉप मॉडल की कार के रुकते ही वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स, जो इस वक्त उस लग्जरियस होटल के बाहर अपने अखबार और न्यूज़ चैनल के लिए कुछ गॉसिप इकट्ठा करने के लिए खड़े थे, उस कार के रुकते ही उनके पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक चुकी थी, क्योंकि वो कार सिर्फ मुंबई ही नहीं, मुंबई के बाहर भी काफ़ी मशहूर बिजनेसमैन मानो सेठी की थी, जो इस वक्त अपनी कार से अकेले ही बाहर नहीं निकला था, बल्कि इस वक्त उसके साथ काव्या भी मौजूद थी। ड्राइविंग सीट से बाहर निकलते ही मानो काफ़ी जल्दबाजी में पैसेंजर सीट की तरफ बढ़ते हुए न सिर्फ गेट ही खोला था, बल्कि अपनी एक हथेली भी कार के अंदर की तरफ बढ़ा दिया था, जिस पर अपनी हथेलियों को रखते हुए काव्या भी होठों पर एक मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल आई थी। लेकिन उन्हें ऐसे साथ में देख सामने खड़े रिपोर्टर्स कुछ क्षण के लिए अवाक हक्के बक्के से रह गए थे।
जैसे उनके लिए यह हकीकत नहीं बल्कि ये मात्र कोई एक सपना हो। लेकिन अगले ही पल वो अपने होश में आते हुए उनकी तरफ काफ़ी तेजी में दौड़ पड़े थे, जैसे सामने खड़ा मानव सेठी और उसके साथ खड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज की ही एक मशहूर अदाकारा काव्या पुरोहित, जो उनकी चैनल के लिए किसी लॉटरी से कम नहीं थी। तो वही काव्या भी मानव के बाजुओं में अपनी बाहों को फंसाए हल्का मुस्कुरा रही थी। चेहरे पर ना कोई सिकन और ना ही कोई डर या झिझक था, जैसे इस वक्त वो दोनों जानबूझकर ऐसे रिपोर्टर्स के सामने आए थे, या फिर उनका इस तरह से अपने रिश्ते को सबके सामने सरेआम करना जैसे उनके किसी प्लान का ही हिस्सा हो। लेकिन इन बातों से परे उधर दूसरी तरफ एक कुर्सी से अब भी बंधा रणविजय सेठी, जो इस वक्त बिल्कुल अपने होश व हवास में था। पिछली बार की तरह उस वक्त भी अपने होठों पर एक तिरछी मुस्कान लिए सामने थोड़े चिंतित खड़े सामंत गोयल की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ सामंत? खुद का फेंका हुआ तीर उल्टा खुद के ही सीने में चुभ गया क्या? जिसे सुन सामंत गोयल के चेहरे पर एक चिढ़न साफ नजर आ रही थी। मैं तो काफ़ी पहले ही तुम्हें आगाह कर चुका था कि हमसे मत उलझो, क्योंकि हमसे उलझना मतलब कि खुद की जिंदगी का आखिरी दिन बुलाने जैसा है। खुद पर इतना गुमान, जबकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इस वक्त तुम हमारी कैद में हो और यहाँ से बाहर निकलना मतलब अपनी मौत को। अरे मैडम सलोनी, कैसी हैं आप? काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि इंसान मरने के बाद भी सही सलामत और जिंदा रह सकता है। रणविजय की बातों को सुन एक काले नकाब के भीतर कैद सलोनी कोहली, जो रणविजय की तरफ ही बढ़ते हुए अपनी बातों को पूरा कर पाते, उससे पहले ही उसकी बातों को काटते हुए रणविजय का इतना कहना था कि सामंत गोयल के साथ साथ खुद सलोनी कोहली भी काफ़ी ज़्यादा चौंक सी गई थी। क्या हुआ? तुम दोनों मेरी बातों को सुनकर इतना चौंक क्यों गए? जबकि अभी तो बस ये शुरुआत हुआ है, अभी तो न जाने कितने धमाके बाकी हैं। जहाँ अभी रणविजय का इतना कहना था कि वह दोनों भी आगे कुछ समझ पाते या कह पाते, उससे पहले ही सामंत गोयल का फ़ोन बज उठा था। स्क्रीन पर समीर का नाम फ्लैश होता थे। सामंत गोयल की भौवें हल्की तन चुकी थीं। वही उस कॉल को रिसीव करते ही सामंत गोयल काफ़ी ज़्यादा चौंक भी गए थे। चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थी। तभी वह गुस्से में ही अपने फ़ोन को नीचे फर्श पर पटकते हुए चीख भी उठे थे, नहीं नहीं नहीं, मेरा प्लान ऐसे ऐसे बर्बाद नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इतना कहते हुए वह गुस्से में रणविजय की शर्ट के कॉलर को पकड़ लिया था। आखिर तुम दोनों भाई मिलकर करना क्या चाहते हो? यहाँ तुम इतने दिनों से कैद में हो, लेकिन तुम्हारा वो भाई तुम्हें बचाने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अय्याशी कर रहा, जैसे कि उसे तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है। या फिर कहीं तुम लोग मेरे साथ कोई गेम खेलने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, जवाब दो। सामंत, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था हमसे मत उलझो, लेकिन तुम नहीं माने और बदले में हमारी कुर्सी पर भी अपनी नज़र गड़ा ली। तो फिर अब अंजाम भी तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा ना। जवाब में रणविजय का इतना कहना था कि उसके ठीक सामने ही खड़े सामंत गोयल ने उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था, जिसे रणविजय भी संभाल नहीं पाया था। और जिस कुर्सी के साथ वो बंधा था उसके साथ ही वो नीचे जमीन पर लुढ़क चुका था। लेकिन उसके चेहरे की हंसी अभी भी बरकरार देख सामंत गोयल गुस्से में ही नीचे झुककर उसके कॉलर को एक बार फिर से पकड़ लिया था। जी तो कर रहा है तुझे यही जिंदा दफन कर दूं। कम से कम सेठी ब्रदर्स के एक भाई को मारकर थोड़ी तसल्ली तो मिल जाएगी। ये भी आजमा कर देख लो। एक बार फिर से हल्की हंसी के साथ रणविजय ने कहा था, जिसे देख सामंत गोयल अब तक पूरी तरह से चिढ़ चुका था और एक बार फिर से उसके मुंह पर मुक्का जड़ने ही वाला था कि इस बार पीछे से आते हुए इकबाल ने उसे रोक दिया था। ये क्या बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर रहे हैं आप? अगर सच में हमने इसे मार दिया तो अंजाम जानते हैं ना कि क्या होगा। इकबाल का कहना ठीक है, अगर ये मर गया तो फिर माफिया किंग की कुर्सी पर बैठने का हमारा सपना सपना ही बनकर रह जाएगा। इकबाल के साथ ही सलोनी ने भी उसे रोकते हुए कहा था, जिसे सुन सामंत गोयल
रणविजय से दूर तो हो गए थे, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था, जिसे देख इकबाल ने आगे कहा, आप बेफिक्र रहिए, इस बार मैं जो भी करने जा रहा हूँ उसकी वजह से इस बार वो मानव सेठी जरूर अपने घुटनों पर आएगा। इकबाल का इतना कहना था कि सामंत गोयल की भौहें सिकुड़ चुकी थी, जैसे अब तक उसे इकबाल की बातें समझ में न आई हों। तो वह इकबाल आगे बढ़कर रणविजय के साथ साथ उसकी कुर्सी को भी उठाते हुए कहा, इस बार वार सेठी ब्रदर्स या उस मानव सेठी पर नहीं, बल्कि मानव सेठी के बेबी गर्ल पर होगा। जहाँ इस बार भी सामंत गोयल हैरान ही नजर आ रहा था, लेकिन बार बार इकबाल के बातों को ना समझ पाने की वजह से वो थोड़ा झुंझला भी उठा था। ये पहेलियाँ बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ कि तुम कहना क्या चाहते हो और करने क्या वाले हो। हे, ऐसा भूल कर भी मत सोचना, क्योंकि इसका अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लगता है तुम्हारा इस बार कोमा में नहीं, सीधा ऊपर जाने का इरादा है। जहाँ अभी नासमझी में सामंत गोयल ने अपनी बातों को खत्म किया ही था कि अचानक से रणविजय को इतना सख्त देख वो फिर से थोड़े चौंक से गए थे। तो वह इकबाल, जिसके चेहरे पर भी इस वक्त गुस्सा साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा, इसे वक्त पर ही छोड़ देते हैं कि किसका और कहाँ जाने का इरादा है। तुम मुझे बताओगे भी कि यहाँ क्या हो रहा है? एक बार फिर से सामंत गोयल ने काफी झुंझलाहट और गुस्से में कहा था। हाँ, कुछ खास नहीं, बस मेरा कुछ पुराना हिसाब बाकी रह गया था, सोच रहा हूँ कि उसे अब जल्दी ही निपटा लूँ। और एक नज़र रणविजय के सेठी की तरफ देखते हुए वापस से सामंत गोयल की तरफ मुड़ गया था। इस वक्त मानव सेठी जिस लड़की के साथ बाहों में बाहें डालकर घूम रहा है, दरअसल वही लड़की उसकी बेबी गर्ल है। और उनका ये किस्सा अब नहीं, काफ़ी पहले से ही चल रहा है। जब मैं पटाया अपने माल को वापस लाने गया था, उस वक्त इसी लड़की से मेरी मुलाकात हुई थी, जो मानव सेठी और इन सेठी ब्रदर्स की काफ़ी करीबी भी थी। और उस वक्त जब मैंने उस पर गोलियां चलाई थी, तब उस लड़की ने मुझे धमकी भी दी थी कि मैं जब भी मानव सेठी से मिलूं, उससे उसके बारे में ज़रूर बताऊं और उससे कहूं कि, कि मैंने उस लड़की के साथ क्या किया है। उसके बाद वो मानव सेठी मुझे कुछ करने के लायक नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मानव सेठी ने उस लड़की से वादा किया था कि उसके साथ कुछ भी गलत करना तो दूर, कोई उसे छू भी नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ कुछ भी गलत करने का हक सिर्फ उस मानव सेठी का है और उससे उसका हक कोई नहीं छीन सकता। इसके बावजूद भी एक बार फिर से तू उनसे भिड़ने जा रहा है। मेरी मान, तो अपने इस ख्याल को दिल और दिमाग दोनों से बाहर निकाल फेंक, क्योंकि पिछली बार तो तू बच भी गया था, लेकिन इस बार तो शायद इस सामंत गोयल को तेरा मरा हुआ शरीर भी नसीब ना हो। हे, रणविजय की बातों को सुनते ही इकबाल काफ़ी गुस्से में एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर जड़ दिया था, जिसकी वजह से रणविजय के होंठों से खून का हल्का रिसाव शुरू हो चुका था। लेकिन उन पर अपने जीभ को फेरते हुए वह अभी भी मुस्कुरा ही रहा था। तो वह इकबाल, जो गुस्से में ही लेकिन अब काफ़ी हाँफ रहा था, रणविजय के सामने उसके दोनों कंधों पर अपनी हथेलियों को रखते हुए कहा, यहाँ बैठकर बस तू अपने भाई और उसके उस बेबी गर्ल की खैर मना, क्योंकि वापस लौटते वक्त तेरे भाई को घुटनों पर घसीटता हुआ ना लेकर आया तो मैं भी अपने बाप की औलाद नहीं। इतना कहते हुए इकबाल काफ़ी गुस्से में ही वहाँ से आगे बढ़ गया था। तो वह पीछे रह गए सामंत गोयल और सलोनी भी, जैसे अब तक इकबाल की पूरी बातें समझ चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की परेशानी भी साफ झलक रही थी, जिस वजह से वह दोनों भी इकबाल के पीछे ही दौड़ गए थे। तो वही पीछे रह गया रणविजय भी इस बार थोड़ा चिंतित नजर आने लगा था। हमारा ये प्लान तो बिल्कुल नहीं था छोटे, फिर काव्या को इस तरह से सबके सामने लाने की क्या ज़रूरत थी? अभी तो वो पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुई है, फिर इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या ज़रूरत थी? अपनी बातों को कहते हुए रणविजय अपने चेहरे को ऊपर उठाने के साथ साथ अपनी पलकों को भी बंद कर लिया था,
लेकिन चेहरे पर चिंता व परेशानी के भाव अब काफ़ी गहरे भी हो चुके थे। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। और हाँ, आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।